रेने देकार्त के मन और शरीर के संबंध के विचार को दार्शनिक दृष्टिकोण से मन शरीर द्वैतवाद माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म कहा जाता है। उन्होंने मन और शरीर को एक दूसरे से भिन्न, स्वतंत्र और विरोधात्मक द्रव्य माना। देकार्त के अनुसार मन या आत्मा एक अभौतिक, अविभाज्य और चेतन पदार्थ है जिसका मूल गुण सोचना, विचारना, चेतनाशील होना तथा आत्म जागरूक होना है, जबकि शरीर भौतिक, विस्तारित, एक्सटेंडेड और विभाज्य पदार्थ है जिसका मूल गुण विस्तार, स्पेस या दिक्कस में आकर स्थान घेरना है। हर मनुष्य में शरीर और मन दोनों होते हैं। मानव शरीर देश काल में स्थित होता है और उन यांत्रिक नियमों के अधीन है जो देश काल में अन्य सभी पिंडों को नियंत्रित करते हैं। शारीरिक प्रक्रियाओं और अवस्थाओं का निरीक्षण बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य का शारीरिक जीवन उतना ही सार्वजनिक मामला है जितना कि जानवरों और सरीसृपों का जीवन, यहां तक कि पेड़ों, क्रिस्टलों और ग्रहों का जीवन भी। लेकिन मन स्पेस या दिक् में स्थित नहीं है, न ही माइंड का संचालन यांत्रिक नियमों के अधीन है। एक मन की कार्यप्रणाली अन्य प्रेक्षकों द्वारा देखी नहीं जा सकती। उसका कार्य निजी है। केवल मैं ही अपने मन की अवस्थाओं और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष संज्ञान ले सकता हूं। इसलिए एक व्यक्ति दो समानांतर इतिहासों से गुजरता है। एक में वह सब शामिल है जो उसके शरीर में और उसके साथ घटित होता है, और दूसरा जो उसके मन में और उसके साथ घटित होता है। पहला सार्वजनिक है, दूसरा निजी। पहले इतिहास की घटनाएं भौतिक जगत की घटनाएं हैं और दूसरे में वे मानसिक जगत की घटनाएं हैं। जैसे सिक्कों के फलक या तो चित्त या पट होते हैं, या जैसे जीवित प्राणी नर या मादा होते हैं, वैसे ही यह माना जाता है कि कुछ का अस्तित्व भौतिक है और कुछ का मानसिक। जिसका भौतिक अस्तित्व है उसका एक आवश्यक गुण यह है कि वह देश और काल में है। जिसका मानसिक अस्तित्व है उसका एक आवश्यक गुण यह है कि वह काल में है पर देश में नहीं। जिसका भौतिक अस्तित्व है वह पदार्थ से बना है या फिर पदार्थ का एक कार्य है। जिसका मानसिक अस्तित्व है वह चेतना से बना है या फिर चेतना का एक कार्य है। डेकार्टे ने ईसाई विचारों के आधार पर तर्क दिया कि आत्माएं अभौतिक हैं और शरीर से अलग रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल मन ही अभौतिक है, जबकि आत्माओं के अन्य पारंपरिक कार्यों को भौतिक क्रियाओं के रूप में समझाया जा सकता है। चेतना, आत्मचेतना और आत्मनिरीक्षण में वह अपने मन की वर्तमान अवस्थाओं और क्रियाओं से प्रत्यक्ष और प्रामाणिक रूप से अवगत होता है। भौतिक जगत में संवर्ती और आसन्न प्रसंगों के बारे में उसके मन में बड़ी या छोटी अनिश्चितताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके मन में जो क्षणिक रूप से चल रहा है उसके कम से कम एक अंश के बारे में उसे कोई अनिश्चितता नहीं हो सकती। उनके विचार और तर्क इतने प्रभावशाली थे कि उनके बाद कई दार्शनिकों ने डेकार्टे के नाम से माइंड बॉडी पदार्थ द्वैतवाद को कार्टेशियन द्वैतवाद कहा। मन, आत्मा और मनुष्य की अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को समझने की क्षमता की व्याख्या में डेकार्टे न केवल आधुनिक दर्शन में बल्कि दर्शन के इतिहास में भी सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रहे हैं। देकार्त ने यह माना कि मन और शरीर दोनों अलग विषय हैं, परंतु वे क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस अंतःक्रिया को समझाने के लिए मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड की भूमिका बताई, जहां से मन और शरीर के बीच संपर्क संभव होता है। इसके अलावा उन्होंने इस संबंध की व्याख्या घोड़े और उसके सवार के उदाहरण से भी की, जहां मन सवार की तरह शरीर घोड़ा को निर्देश देता है और शरीर उसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है। इस द्वैतवाद का प्रमुख पक्ष है कि मन और शरीर की प्रकृति भिन्न होने के कारण उनका परस्पर संबंध एक दार्शनिक समस्या है। देकार्त के इस दृष्टिकोण की कुछ समालोचनाएं भी हुई हैं, जिनके अनुसार देकार्ते के द्वैतवाद में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैसे दो पूरी तरह से भिन्न पदार्थ आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि चेतन मन और अचेतन शरीर रूपी अद्वितीय प्रकृति के होने के बावजूद भी उनका प्रभाव एक दूसरे पर कैसे होता है, यह समझने में कठिनाई है। आज के चिकित्सा विज्ञान के विकास से यह स्पष्ट हो गया है कि शरीर और आत्मा के मिलन स्थल को पीनियल ग्लैंड में मानना मूर्खतापूर्ण है। दूसरे दार्शनिकों ने भी देकार्त के द्वैतवाद को यह कहते हुए आलोचना की है कि यह शरीर और मन के बीच भेद को अत्यंत कठोर बनाता है, और इसके बजाय कुछ ने मन और शरीर के एकात्मक या अन्य दृष्टिकोणों को प्रस्तावित किया है। समकालीन युग में भी गिलबर्ट रायल जैसे दार्शनिकों ने डेकार्टे के विचारों के बारे में लिखने और उनके विरुद्ध तर्क देकर
अपने सिद्धांत स्थापित करने में सार्थकता पाई। उदाहरण स्वरूप, राइल ने मन शरीर समस्या को भाषाई भ्रम बताया। राइल ने मन शरीर समस्या को एक भाषाई भ्रम, कैटेगरी मिस्टेक और लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन बताया। उनका तर्क था कि दार्शनिकों ने मन को एक ऐसी वस्तु समझ लिया जो वस्तुतः शरीर से पूरी तरह भिन्न होती है, जैसे मशीन में भूत अर्थात मन शरीर में स्थित प्रेत हो जो शरीर को नियंत्रित कर रहा हो, जबकि वे मन से जुड़े कुछ अनुभवों और क्रियाओं के बारे में गलत भाषा या श्रेणी में बात कर रहे थे। राइल के अनुसार मन और शरीर को पूरी तरह अलग अलग पदार्थ या वस्तुएं मानना एक भाषाई गलती है, क्योंकि मन कोई शरीर से स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, क्रियाओं, सोचने के तरीके और अनुभूतियों का समूह ही मन है। यह एक बड़ी गलती है और एक विशेष प्रकार की गलती है। यह अर्थात एक श्रेणी भ्रम है। यह मानसिक जीवन के तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है मानो वे किसी एक तार्किक प्रकार या श्रेणी या प्रकारों या श्रेणियों की श्रेणी से संबंधित हों, जबकि वास्तव में वे किसी अन्य प्रकार या श्रेणी से संबंधित हैं। इसलिए यह सिद्धांत एक दार्शनिक मिथक है। इस मिथक का खंडन करने के प्रयास में संभवतः मुझे मानव के मानसिक जीवन के बारे में सुविदित तथ्यों को नकारते हुए माना जाएगा, और मेरा यह तर्क कि मेरा उद्देश्य मानसिक आचरण अवधारणाओं के तर्क को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं करना है, संभवतः केवल छल कपट मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा। पहली बार ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाने वाले किसी विदेशी को कई कॉलेज, पुस्तकालय, खेल के मैदान, संग्रहालय, वैज्ञानिक विभाग और प्रशासनिक कार्यालय दिखाए जाते हैं। फिर वह पूछता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? मैंने देखा है कि कॉलेजों के सदस्य कहाँ रहते हैं, रजिस्ट्रार कहाँ काम करते हैं, वैज्ञानिक कहाँ प्रयोग करते हैं और बाकी सब, लेकिन मैंने अभी तक वह विश्वविद्यालय नहीं देखा है जिसमें आपके विश्वविद्यालय के सदस्य रहते और काम करते हैं। तब उसे यह समझाना होगा कि विश्वविद्यालय इनसे भिन्न कोई अन्य अनुषंगी संस्था नहीं है, न ही उन कॉलेजों, प्रयोगशालाओं और कार्यालयों का कोई गुप्त प्रतिरूप है जिन्हें उसने देखा है। विश्वविद्यालय बस वह तरीका है जिससे वह सब कुछ व्यवस्थित है, जिसे उसने पहले ही देखा है। जब उन्हें देखा जाता है और जब उनका समन्वय समझा जाता है, तो विश्वविद्यालय को देखा जाता है। वे कहते हैं कि पारंपरिक मन शरीर द्वैतवाद की समस्या इस भ्रम से उत्पन्न होती है कि हम कृत्रिम रूप से किसी मानसिक घटक को चीज की तरह देखते हैं, जबकि मानसिक प्रक्रियाएं कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं हैं, वरन इन्हें व्यवहार और क्रियाकलाप के स्तर पर समझनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर राइल कहते हैं कि मन कोई भौतिक वस्तु की तरह मस्तिष्क का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वह उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का सांकेतिक रूप है जो हम अपने अनुभवों में प्रकट करते हैं। जैसे एक विदेशी खिलाड़ी अपना पहला क्रिकेट मैच देखकर सीखता है कि गेंदबाजों, बल्लेबाजों, क्षेत्र रक्षकों, अंपायरों और स्कोररों के क्या क्या काम होते हैं। फिर वह कहता है, लेकिन मैदान पर टीम भावना का योगदान देने वाला कोई नहीं बचा है। मैं देखता हूं कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौन करता है, लेकिन मैं यह नहीं देखता कि टीम भावना का अभ्यास करने में किसकी भूमिका है। एक बार फिर यह समझाना होगा कि वह गलत तरह की चीज की तलाश में था। टीम भावना इन चीजों से पृथक कोई और क्रिकेट क्रिया नहीं है जो अन्य सभी विशेष कार्यों का पूरक हो। वास्तव में यह वह तत्परता है जिसके साथ प्रत्येक सदस्य द्वारा निर्धारित विशेष कार्य किया जाता है, और प्रत्येक द्वारा अपने कार्य को तत्परता से करना ही टीम भावना है। निश्चित रूप से टीम भावना प्रदर्शित करना गेंदबाजी या कैचिंग के समान कोई पृथक कार्य नहीं है, न ही यह कोई तीसरी चीज है जिससे हम कह सकें कि गेंदबाज पहले गेंदबाजी करता है और फिर टीम भावना प्रदर्शित करता है, या कोई क्षेत्र रक्षक किसी निश्चित समय पर या तो कैचिंग कर रहा है या टीम भावना प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार मन को शरीर से अलग एक अमूर्त इकाई के रूप में देखना एक गलत विचार है। तार्किक व्यवहारवाद। राइल ने मन को एक भौतिक या गैर भौतिक इकाई के रूप में देखने के बजाय एक व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच के रिश्ते के रूप में देखने का सुझाव दिया, जिसे तार्किक व्यवहारवाद कहा जाता है। मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या। राइल ने मानसिक अवस्थाओं को व्यवहारों और प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया, बजाय उन्हें आंतरिक अमूर्त द्रव्यों के रूप में देखने के। ज्ञान कैसे और ज्ञान क्या में संबंध। राइल ने ज्ञान क्या, किसी तथ्य का ज्ञान, और ज्ञान कैसे, किसी काम को करने का तरीका के बीच अंतर किया, और तर्क दिया
कि मानसिक अवस्थाओं को ज्ञान कैसे के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि ज्ञान क्या के रूप में। संक्षेप में, रायल ने देकार्त के माइंड बॉडी द्वैतवाद को खारिज करते हुए मानसिक अवस्थाओं को व्यवहारों और प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्यायित करने का प्रस्ताव दिया और मन को एक व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच के रिश्ते के रूप में देखने का सुझाव दिया। इसलिए मन शरीर समस्या की जड़ भाषा के गलत इस्तेमाल में है, न कि वास्तविक ऑन्टोलॉजिकल या मेटाफिजिकल समस्या में। इसे समझकर पारंपरिक द्वैतवाद की उलझन खत्म हो जाती है। जब गैलीलियो ने यह दर्शाया कि वैज्ञानिक खोज के उनके तरीके एक यांत्रिक सिद्धांत प्रदान करने में सक्षम हैं जो अंतरिक्ष के प्रत्येक निवासी को समाहित कर सके, तो डेस्कार्टिस ने अपने भीतर दो परस्पर विरोधी उद्देश्य पाए। एक वैज्ञानिक प्रतिभावान व्यक्ति होने के नाते वह यांत्रिकी के दावों का समर्थन करने से नहीं चूक सकते थे। फिर भी एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति होने के नाते वह हॉब्स की तरह उन दावों के साथ जुड़ी इस निराशाजनक शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, अर्थात यह कि मानव स्वभाव घड़ी की कल से केवल जटिलता की मात्रा में भिन्न होता है। मानसिक यांत्रिक का केवल एक रूप नहीं हो सकता। जिस प्रकार विदेशी विश्वविद्यालय को एक अतिरिक्त भवन मानते थे, कॉलेज जैसा, लेकिन काफी अलग भी, उसी प्रकार तंत्र के खंडनकर्ताओं ने मन को कारण कार्य प्रक्रियाओं के अतिरिक्त केंद्रों के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार रायल ने मन शरीर समस्या को भ्रमपूर्ण भाषाई श्रेणी की गलती बताकर इस समस्या को दार्शनिक विवाद से हटाकर सामान्य भाषा जैसे व्यवहारिक श्रेणियों में समझने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण मन शरीर द्वैतवाद की पारंपरिक समस्याओं को कम करता है और आधुनिक भाषा दर्शन की प्रमुख धारणाओं में से एक माना जाता है।